हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है बहुलक। अगर बात करें तो सबसे पहले बहुलक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस भी करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुलक चार मुख्य उद्योग जैसे प्लास्टिक, प्रत्यास्थ बहुलकों, रेशो एवं पेंट्स तथा वार्निश के लिए यह मुख्य आधार है। स्रोत के आधार पर बहुलक के तीन उप संवर्ग हैं। पहला है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक और तीसरा है संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक अगर बात करें तो यह बहुलक पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर। ये सभी प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट यानी रेयान तथा सेलुलोज नाइट्रेट इसके कुछ उदाहरण हैं। तीसरा है संश्लेषित बहुलक। विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक जैसे प्लास्टिक, संश्लेषित रेसे यानी नायलॉन 6 और संश्लेषित रबर यानी ब्यूना एस मानव निर्मित बहुलकों के उदाहरण हैं। वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणु भार का एक वृहत अणु बनाते हैं बहुलकीकरण कहलाता है, और इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अणु भार के यौगिक को पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जिन सरल अणुओं के संयोग से बहुलक बनता है एकलक कहलाते हैं। कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के मुख्य बहुलक निम्नलिखित हैं। पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है, याद रखिएगा। पॉलीएथिलीन ताप सुनम्य प्लास्टिक है। यह विद्युत अचालक, नम व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए तथा जल से बचाव के लिए फिल्में व सीटें बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी दूसरा है पीटीएफई। देखिए टेफ्लॉन या पीटीएफई टेट्राफ्लोरोएथिलीन एक उच्च बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेजिया, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलेन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रव्यों को भरने की केन बनाने तथा उष्मा और रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैस कट, सील आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थों के रूप में भी होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है। उससे कोई वस्तु चिकनी मतलब कि इतना चिकना होता है कि उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है, लेप लगाया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पीवीसी देखिए पीवीसी वाइनिल क्लोराइड का उच्च बहुलक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड विद्युत अचालक, नम और जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट, जलरोधी पर्दे व अन्य वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि अनेक वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। नियोप्रेन पॉलीक्लोरोप्रीन नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है और यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि के बनाने में होता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो सही जवाब है आइसोप्रीन यानी सी ऑप्शन। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। यानी इसमें एक ही प्रकार के अणु होंगे और एक से ज्यादा अणु आपस में जुड़कर अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है।
आइसोप्रीन एक कार्बोनिक पदार्थ है, ठीक है, और जिसका सूत्र CH2 इजकल टू C इंटू CH3 CH इजकल टू CH2 है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो सही जवाब है नायलॉन, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? सही जवाब है रेशम, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो इसका सही जवाब है, इसमें जो बहुलक नहीं है वो है घी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। घी बहुलक नहीं है, जबकि अन्य सभी बहुलक हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 7, सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं? तो याद रखिए प्लस माइनस ग्लूकोज। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जैव बहुलक अर्थात बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है। तो सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, जैव बहुलक या बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है। इसका प्रत्येक अणु लगभग 10,000 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का बना अशाखित होमोपॉलीमर श्रृंखला के रूप में होता है। स्टार्च पादपों का संचयात्मक पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें ग्लूकोज इकाइयों से बने 2 प्रकार के होमोपॉलीसेकेराइड अणु होते हैं। 10 से 30% तक जो है एमाइलोज के तथा 70 से 90% एमाइलोपेक्टिन के अणु। 7 नंबर है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, फॉर्म है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में या प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है। यह एक पॉलीसेकेराइड है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सकरा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? तो नायलॉन, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। रेयान, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कथन जो है मतलब कि जो गलत कथन है इसका चयन करना है। कौन सा इनमें से सही कथन नहीं है? तो देखिए, अगर बात करें इनमें से जो सही मतलब कि कथन नहीं है यानी गलत कथन जो है इसमें कौन सा है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन को एक बार देखिए। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। क्या यह कथन सत्य है? नहीं, यह कथन गलत है और इसका सही जवाब सी ऑप्शन ही होगा। इसके बारे में अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक एक ऐसे फाइबर्स की खोज में सफल हुए जिसमें रेशम की तरह गुण विद्यमान थे। इस फाइबर को लकड़ी के गुद्दे के रासायनिक उपचार के द्वारा प्राप्त किया गया था। इस फाइबर को रेयान या कृत्रिम रेशम कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। हालांकि रेयान एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया गया है, फिर भी एक
यह एक मानव निर्मित फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है जो गुण में प्राकृतिक ऊन के लगभग जो है समान होता है, इसीलिए इसे कृत्रिम ऊन यानी आर्टिफिशियल ऊल भी कहा जाता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसका सही जवाब है नियोप्रीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है और यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग फाइबर, बेल्ट आदि बनाने में होता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीवीसी यानी डी ऑप्शन। जैव निम्नीकृत बहुलक वे होते हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक और पर्यावरण के दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेलुलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। पीवीसी जो है जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है, याद रखिएगा। 13 नंबर है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? देखिए, अगर बात करें तो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण के द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। 14 नंबर है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो एथिलीन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। प्रश्न संख्या 15, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस है। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। 16 नंबर है, पॉलीएथिलीन टेरेफथलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉलीएथिलीन टेरेफथलेट इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने के लिए सम्मिश्रित किया जा सकता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या यह सही है? नहीं। तीसरा, इससे बनी बोतलों को पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तीसरा भी जो है सही कथन है। पहला तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण के द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। यह सही नहीं है, यानी पहला तीसरा ऑप्शन ए। पॉलीएथिलीन टेरेफथलेट यानी पीईटी बहुलकों के पॉलीएस्टर परिवार का एक सदस्य है जो मुख्यतः एथिलीन ग्लाइकोल एवं टेरेफैथिलिक अम्ल के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। कठोरता, रासायनिक प्रतिरोध एवं भार में हल्का होने के कारण पेट यानी पीईटी फाइबर शीट्स, फिल्म्स तथा पेय पदार्थों के कंटेनर जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाला एक लचीला फ्लेक्सिबल मटेरियल है। उल्लेखनीय है कि पीईटी 100% जो है रिसाइकेबल या पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ है। इसको रिसाइकल किया जा सकता है। व्यावसायिक रूप से पीईटी का पुनर्चक्रण, धावन, पुनर्गलन या रासायनिक रूप से इसके संगठक पदार्थों में विघटित करके किया जाता है। पीईटी फाइबर को कभी कभी प्राकृतिक फाइबर जैसे ऊन और कपास के साथ जो है सम्मिश्रित किया जाता है जिससे उनके गुणधर्मों को प्रबलित किया जा सके। पीईटी से बने पात्रों का किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी आशंका है कि यह प्लास्टिक पदार्थ विलय होता है और संग्रहित अल्कोहल में स्थानांतरित हो जाता है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
इसी आशंका के दृष्टिगत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पीईटी बोतलों में मादक पेय की बिक्री को प्रतिबंध कर दिया गया है। इसी प्रकार पीईटी से बनी वस्तुओं के भस्मीकरण से बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, इसीलिए विकल्प ए सही है। इसीलिए बोतलों में भरे गए जो पेय पदार्थ होते हैं, बोतल का कम से कम यूज करना चाहिए, चाहे पानी के लिए कर रहे हो या किसी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, तो ये हानिकारक होता है। एक बार यूज करके उसको फेंक देना चाहिए, बार बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल टूटते रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए नुकसान होते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? सही जवाब है पॉलीएमाइड, बी ऑप्शन। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पैराफेनिलीन या पॉलीएमाइड जो कहते हैं, पॉली पैराफेनिलीन ट्रेप्थोलेमाइड, ठीक है, नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड जो नेम है वो केवलर है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? तो आपको मालूम है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जिस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है वह है केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉली पैराफेनिलीन टेरेपथलोमाइड का जो है ट्रेडमार्क नाम है। 19 नंबर है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीएमाइड, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैमिनेटेड कांच, पटलित कांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है। इस लेमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में प्रयोग हो सकता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है केवलर और लेक्सान, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, पहला और तीसरा। केवलर तथा लेक्सान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि ग्लिप्टाल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे पहला है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं, दूसरा नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, तीसरा पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, चौथा प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है? चौथा को छोड़कर प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, इसको छोड़कर ये कथन सही नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर कहा जाता है। सिंथेटिक रबर के उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थाइकोल रबर, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, डेक्रॉन बहुलक के उदाहरण है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। 24 नंबर है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है?
वो बहुलक कौन सा है जो बर्तनों पर कोटिंग के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कोई मतलब कि चिपकता नहीं है, कुछ भी उसे चिपकने की जो है मतलब कि संभावनाएं बहुत नामात्र की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, टेफ्लॉन करेक्ट ऑप्शन है। और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। क्या है? संश्लेषित फ्लोरो। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति CM3 होता है और इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग बर्तन पर न चिपकने वाली यानी नॉन स्टिक बर्तनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? यानी नॉन स्टिक बर्तनों पर जो कोटिंग होती है किसका होती है, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर है, नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही में लेप लगा होता है किसका? नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही में किसका लेप लगा होता है? नॉन स्टिक बर्तनों में जो लेप लगा होता है, जिसका कोटिंग किया जाता है, वो किसका कोटिंग होता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है टेफ्लॉन, बी ऑप्शन। 27 नंबर है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमें आप सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट किया करें। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 28 है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन निम्नलिखित में से जिस एकलक का बहुलक है वो है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन ए। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को सामान्यतः टेफ्लॉन कहा जाता है, जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। प्रश्न संख्या 29, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है क्या है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो याद रखिएगा इनमें से जो पॉलीमर नहीं है वो है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, सी ऑप्शन। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 × 5CONH होता है। यह नायलॉन के लिए जो कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्नगत विकल्पों में फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये अविलय प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं सिल्क फाइबर्स के घटक हैं। 32, बिस्फेनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो बिस्फेनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है? तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब है पॉलिक कार्बोनेट, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बिस्फेनॉल एक ऐसा औद्योगिक रसायन है जो सामान्यतः उपभोक्ता प्लास्टिक्स में प्रयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से पॉलिक कार्बोनेट प्लास्टिक वस्तुओं जैसे सन ग्लासेज, रियूजेबल वाटर जो मतलब रीयूजेबल जो बॉटल होता है, वाटर बॉटल इत्यादि में प्रयुक्त होता है। प्लास्टिक खाद्य कंटेनर इत्यादि में जो है इसका मतलब कि प्रयोग किए जाने वाला यह रसायन हृदय रोग का कारण भी बन सकता है, यानी इसका प्रयोग करना हानिकारक होता है। बिस्फेनॉल क्या है?
33 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, बिस्फेनॉल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्फेनॉल खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है, याद रखिएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बिस्फेनॉल एक औद्योगिक रसायन है जो मुख्यतः पॉलिक कार्बोनेट नामक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पॉलिक कार्बोनेट का प्रयोग पुनर्प्रयोग में आने वाली पानी और दूध की बोतल तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। बिस्फेनॉल ए इपॉक्सी रेसिन्स में भी होता है जो खाद्य एवं पेयों के धातुओं के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 34 है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकेलाइट के, यानी डी ऑप्शन। 1907 में लियो बेकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मल एल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। 35 है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बेकलैंड ने की थी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कार्बनिक अम्ल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।